आइए, तो हम लोग जो बात कर रहे थे, हम लोग की बात चल रही थी किस पे? बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल पे। ठीक है, थोड़ा सा चीज़ देख लीजिए पीछे से। तो हम लोगों ने क्या देखा था, जो पूरा भारत था, ठीक है, इस भारत में इनकी मुख्यतः 3 प्रेसिडेंसी थी। एक आप देख रहे थे कहाँ पर थी? भारत, थोड़ा भारत जैसे कर लिया जाए, हाँ। देखिए यहाँ पर, तो एक इनकी प्रेसिडेंसी कहाँ पे थी? एक इनकी ये मुंबई की हो गई, एक कहाँ हो गई? मद्रास की हो गई, एक कहाँ की हो गई? बंगाल की हो गई। ठीक है, तो प्रारंभ में क्या था, इनके जो बंगाल के गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर, ठीक है, देखिए सभी जगहों पर क्या थे, अपने गवर्नर थे। यहां पर जो गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर कहा गया, यहां पर जो गवर्नर थे उनको मद्रास का, और यहां पर जो गवर्नर थे उनको किसका कहा गया? उनको बंबई का गवर्नर कहा गया। लेकिन हुआ क्या था, क्योंकि सबसे पहले तो इन्होंने 1765 में क्या किया, बंगाल पे विजय प्राप्त किया था ना, इसलिए जो गवर्नर के पद का सृजन हो रहा है वो पहले तो बंगाल से शुरू हो रहा है। उस समय इनके पास ना तो मद्रास की प्रेसिडेंसी थी और ना ही क्या था यहाँ पर इनके पास बंबई की प्रेसिडेंसी हो पा रही थी। ठीक, अब यहाँ पर जब इनको ये मतलब आप कह सकते हैं मद्रास का जो सॉरी बंगाल का जो था, तो वहां पे आपने देखा जो पहला हम लोग पद पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? बंगाल का गवर्नर। और यही बंगाल के गवर्नर में आपने बात कहां से शुरू किया था? रॉबर्ट क्लाइव से बात को शुरू किया था, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और फिर आपने देखा कि किस तरह से प्लासी के युद्ध के बाद से यहाँ पर क्या हो रहा था, 65 तक तो पूर्णता नियंत्रण प्राप्त किया था, प्लासी के युद्ध से क्या हो रहा था, यहाँ पर बंगाल पर उनका नियंत्रण प्रारंभ हो रहा था। ठीक है, तो जो रॉबर्ट क्लाइव था उसका क्या था, 1757 से 60, और फिर आप लोगों ने देखा था एक दूसरा कार्यकाल आया था, कितना था? 65 से 67 था। ठीक है, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन आ रहा था? हॉलवेल आ जा रहा था। तो यहाँ पर आपने देखा हॉलवेल आ गया, और ये जो हॉलवेल आया था इसका शासनकाल कितना चल रहा था? तो अब यहीं पर ये 60 से मतलब 1760 एक साल के लिए था, 1760 में था। और हॉलवेल के बाद कौन आ रहे थे? विंसी टार्ट आ रहे थे। तो यहाँ पर आ गए थे विंसी टार्ट, और ये विंसी टार्ट कब थे? तो 1760 से लेकर के 65 थे। अब 65 से 67 के बीच में क्या हो गया था? फिर रॉबर्ट क्लाइव आ गया था, और फिर इसके बाद कौन आ गया था? इसके बाद आ गए थे वेरे लस्ट आ गए थे, और वेरे लस्ट का कितना था? तो 1767 से लेकर के 69 तक था। ठीक है, 1767 से 69, और इसके बाद क्या हो गया? तो फिर यहाँ पे आ गए कार्टियर, और कार्टियर हो गए 1769 से 72। ठीक है, अब ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं, ये लिस्ट किसकी है? ये सारी लिस्ट है बंगाल के गवर्नर की। लेकिन अब हुआ क्या, तो 1773 में आ गया एक रेगुलेटिंग एक्ट, यहां पर आ गया रेगुलेटिंग एक्ट। और चूंकि अभी मैंने आपको संवैधानिक विकास के बारे में नहीं पढ़ाया है, तो इसलिए समझ सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब क्या हो रहा है। एक ब्रिटेन से भारत में कैसे कंपनी का शासन प्रशासन चलेगा उसकी विधि बन के आती, जैसे हमारे क्या संसद से बनता है वैसे विधि बन के आती थी ब्रिटेन से। उसी में पहला जो आया वो आया रेगुलेटिंग एक्ट। तो कहा जाता है कि कंपनी पर नियंत्रण लगाने वाला ये पहला क्या था, एक कानून बनकर आया था। ठीक है, और इसी के तहत क्या किया गया, अब ये जो बंगाल के गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर, ये जो बंगाल के गवर्नर का पद होता था इसको बड़ा कर दिया गया, और क्या कर दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल के पद से सृजित कर दिया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नए पद का नाम हो रहा है ना। पहले केवल बंगाल का गवर्नर होता था, अब क्या हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल आ गया नाम के आगे। ठीक है, तो शासन कैसे आगे बढ़ेगा? आपने देखा कि पीछे क्या था, जो कार्टियर था, कार्टियर, इस कार्टियर का कितना है, 1769 से लेकर के 72 तक है। अब यहां पर आप देखेंगे तो 72 में आ जाता है कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स आ जाता है, वॉरेन हेस्टिंग्स। और जब हम लोग वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करेंगे तो ये क्या हो रहा है, 1772 से लेकर के अब 1785 तक रहेगा। लेकिन आप देखिए तो कहीं ना कहीं क्या रेगुलेटिंग एक्ट कब आ रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट जो आ रहा है वो आ रहा है, कब आ रहा है, 1773 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो 73 से पहले 72 में क्या हो रहा है, वॉरेन हेस्टिंग्स आ जा रहा है। तो आप यहां पर इसके कालखंड को दो रूप में देख सकते हैं। तो अगला हम लोग बात करेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स। और अगर हम लोग वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करें तो आप कहेंगे कि 1772 में ये क्या था, इसको एक साल के लिए कर लीजिए, 1772-73 ये क्या था, बंगाल का गवर्नर था। और इसके बाद फिर 1773 से लेकर के 1785 तक ये क्या रहा, ये रहा बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। ठीक है, अब आइए इस पे देखते हैं। जब हम लोग बात कर रहे हैं कि ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहा, तो ऐसे समय पे हमको ध्यान क्या देना है, हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि दो पॉइंट यहाँ से सीधे बन जाएगा। एक तो अगर हम कहें तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो आप कहेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स था। और दूसरा अगर हम कहें तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भी आप क्या बताएंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स था। ये पीछे बताया जो अंतिम होगा वही अगले समय जाके क्या होगा, प्रथम पे आएगा। अब यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है, तो हम लोग को देखना है वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। ठीक है, तो 1772 से 1785। ठीक है, तो शुरुआत यहीं से करेंगे कि ये क्या रहा, ये बंगाल का अंतिम गवर्नर रहा और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रहा। तो दो पॉइंट तो यहीं से सीधे आ जाएगा। एक हो जाएगा अंतिम गवर्नर और दूसरा हो जाएगा प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग देखें तो आप जानते हैं कि जब 1765 में दूसरे कार्यकाल में अपने क्लाइव आया था, तो उसने क्या किया था, उसने द्वैध शासन लगा दिया था। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, 1772 में जब वॉरेन हेस्टिंग्स आता है तो इसने क्या किया, बंगाल से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। तो पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। अच्छा, जब हम लोग ऐसे सुनते हैं कि द्वैध शासन को समाप्त कर दिया तो लगता है बड़ा नेकी का काम किया। एक्चुअल में इसने क्या किया, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। तो द्वैध शासन में क्या था, आपने देखा था कि जितने भी लाभ के कार्य थे वो जो बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे उनके पास होता था। उसमें गवर्नर जनरल पद नहीं सृजित हुआ था, तो आपके जो बंगाल के गवर्नर होते थे उनके पास होता था। और जितने भी जिम्मेदारी के काम होते थे वो किसके पास होता था, नवाब के पास होता था, बंगाल के नवाब के पास। अब इसने द्वैध शासन समाप्त किया ना, तो उसके साथ साथ क्या किया, बंगाल के नवाब का पद ही समाप्त कर दिया और बंगाल का क्या किया, पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था। तो इसका मतलब क्या, द्वैध शासन समाप्त किया, बंगाल का जो नवाब था, तो नवाब के पद को समाप्त किया। और क्या किया इसने, बंगाल का पूर्ण विलय कर लिया, और इतना ही नहीं, जो आपने पढ़ा था कि जो 1765 की इलाहाबाद की संधि हो रही थी, उसके तहत क्या हो रहा था, 1765 की इलाहाबाद की संधि के तहत 26 लाख रुपए वो मुगलों को वो पेंशन के रूप में देना तय किया गया था। तो मुख्य रूप से क्या था, वो बंगाल के नवाब को ही मिलता था। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, वो 26 लाख जो पेंशन था, मुगल ही लेकर चलिए, जो 26 लाख पेंशन था वो भी बंद कर दिया। एक ही घटनाक्रम से जुड़े हुए तीनों चारों पॉइंट हैं आपके। ठीक है, एक तरफ द्वैध शासन को समाप्त कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ क्या कर रहा है, ये बंगाल के नवाब के पद को भी समाप्त कर रहा है। और बंगाल के नवाब के पद को समाप्त कर रहा है तो कहीं ना कहीं बंगाल का पूर्ण विलय कर ले रहा है। और पूर्ण विलय करने के बाद जो बंगाल के क्षेत्र से दीवानी वसूलने का अधिकार प्राप्त किया था, और दीवानी वसूलने के अधिकार के साथ बदले में 26 लाख पेंशन मुगलों को देना तय हुआ था, अब उसे भी बंद कर दिए। ठीक है, आगे और क्या देख सकते हैं यहां पर, इसके अलावा देखिए क्या हुआ था, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1773, इसके तहत क्या था, भारत में एक
सुप्रीम कोर्ट खोलने की बात की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बात का सुप्रीम कोर्ट जो संघीय व्यवस्था में रहा है वो 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत रहा है। हाँ, ये उस समय क्या था, ब्रिटिश काल में पहला भारत में क्या था, आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो उतनी बड़ी संघीय व्यवस्था तो थी नहीं, तो उसको जरूर सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के नाम से आप जान रहे हैं कि आप समझिए कि उस समय ब्रिटिशर्स ने क्या किया, भारत में एक न्यायालय खोला। ठीक है, और ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट खोलने की बात की गई थी। तो क्या हुआ, 1774 में क्या हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। कहां पर हुई थी, कलकत्ता में। और ये जो सुप्रीम कोर्ट बना था, इसका जो प्रमुख था वो कौन थे, तो सर एलिजा एम्पे थे, सर एलिजा एम्पे। ठीक है, इसका मतलब यहां पे क्या देख रहे हैं आप, इसका मतलब यहां पर आप देख रहे हैं कि जो 1774 का घटनाक्रम है वो किसके शासनकाल के बीच में आ रहा है, 72 से लेकर 85 तक थे। और जब भी हम लोग किसी गवर्नर को, गवर्नर जनरल को या वायसराय को या शासक को पढ़ते हैं तो घटनाक्रम में ये देखते हैं कि उसके शासन के बीच में क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो एक चीज ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ये हो रहा था। इसके अलावा और देखिए क्या है, ये जो वॉरेन हेस्टिंग है ना, इनके ऊपर एक न्यायिक हत्या का आरोप लगता है। न्यायिक हत्या का, एक्चुअल में ये न्यायिक हत्या क्या है, तो भारत में एक व्यक्ति था, क्या नाम था उसका, नंद, ऐसे कुछ था, क्या नाम, नंदलाल ना। तो एक व्यक्ति था नंदलाल, और इसने क्या किया था, इसने जो वॉरेन हेस्टिंग थे उनके ऊपर नवाब की पत्नी से घूस लेने का आरोप लगा दिया था। और इन्होंने क्या किया, इसने वॉरेन हेस्टिंग ने, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश थे, तो जो एलिजा एम्पे थे उनके साथ मिल गए, कुछ उनको भी खिलाया विलाया होगा, कहा घूस तो लिए लेकिन थोड़ा तुम भी ले लो उसमें से। और उसके बाद क्या किए, वो दोनों ने मिलकर के क्या किया, इन्हीं के ऊपर क्या किया, हत्या का आरोप लगा दिया। और इनको बाद में क्या हो गई, उसके लिए सजा हो गई। तो इसे क्या कहा जाता है, इस घटनाक्रम को भारत के इतिहास में न्यायिक हत्या के नाम से जाना जाता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस लिए किया गया था, न्याय के लिए किया गया था ना, और न्याय की हत्या तो खुद ही कर दे रहे हैं इस तरह से काम करके। ठीक है, और बाद में क्या हुआ था, जब वॉरेन हेस्टिंग यहां से गए थे, कहां, जब ब्रिटेन गए थे, तो इनके ऊपर क्या किया गया था, महाभियोग लगा था। महाभियोग कब, यहां से वापस जाने के बाद। ठीक है, लगभग ये 7-8 साल का इनके ऊपर महाभियोग लगा था, 1788 से लेकर के 1795 तक चला था। और उस महाभियोग में क्या हुआ था, तो ये दोष मुक्त सिद्ध हुए थे, मतलब इनके ऊपर कोई आरोप नहीं पाया गया, तो इनको बरी कर दिया गया था। ठीक है, तो एक तो ये घटनाक्रम है, आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा बंगाल का गवर्नर जनरल था जिसका ब्रिटेन में जाने के बाद उसके ऊपर महाभियोग लगा था, तो वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो चूंकि इनका पूरा जो काल है वो क्या है, 1772 से लेकर के 1785 तक है। तो अब इस बीच में ऐसे कोई घटनाक्रम जो आपने इतिहास के दृष्टिकोण से पढ़ा हो, क्योंकि अगर इतिहास के दृष्टिकोण से आपने कोई घटनाक्रम पढ़ा है तो उसको भी लाके जोड़ दीजिए यहीं पर। कोई ऐसा घटनाक्रम याद आ रहा है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 75 से 82। ठीक, आप इसे कर सकते हैं। और क्या हुआ था, हाँ, एक आप कहेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, 75 से 82, 1775 से 82। और दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध, ये कब था, 1780 से 84। और यहीं पर आप देख रहे हैं तो 82 में क्या हो रहा है, हैदर अली की मृत्यु हो जा रही है।
तो हैदर अली की मृत्यु के दौरान भी कौन था, मतलब घुमा फिरा क्वेश्चन कहीं बन सकता है। तो इसलिए कहा घटनाक्रम अगर आप समझते हैं तो वो तो उनके शासनकाल में अपने आप आकर लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित आपको किन किन पॉइंट पर ध्यान रखना है। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ये अंतिम गवर्नर थे बंगाल के। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा प्रथम गवर्नर जनरल थे बंगाल के। तीसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इन्हीं के समय में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। चौथा पॉइंट ध्यान रखिएगा उसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में क्या है, न्यायालय की स्थापना हुई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर एल जयंते थे। ठीक है, इसके अलावा एक भारतीय पर क्या था, इन्होंने गलत आरोप लगा करके उनको फांसी की सजा दिला दी गई थी, जिसकी वजह से क्या कहा गया, उसको न्यायिक हत्या कहा गया था। और इसी घटनाक्रम का क्या था, ब्रिटेन में जाकर के इनके ऊपर जांच बैठी थी, उसको महाभियोग कहा गया था। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, द्वैध शासन को समाप्त किया। द्वैध शासन को समाप्त किया तो बंगाल के नवाब के पद को समाप्त कर दिया और मुगलों को देने वाली पेंशन को भी क्या किया, इन्होंने बंद कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा फिर ये सारे युद्ध के घटनाक्रम आप ध्यान रखेंगे। आइए अब आते हैं हम लोग द्वितीय बंगाल के गवर्नर जनरल। कौन थे, कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे ना। इनका कितना था, 1700। कब जा रहे हैं वो, 85 में जा रहे हैं, तो ये आ गए 86 में, और 86 से लेकर के 93 तक। तो 1786 से जो है 93 तक का जो शासनकाल है वो किसका है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुए जो प्रमुख घटनाक्रम हैं उसमें क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि भारत में जो पुलिस प्रशासन है, भारत में पुलिस प्रशासन का जनक माना जाता है, जनक। ठीक है, आईपीसी की जो धारा वगैरह हम लोग देखते हैं, बाद में आईपीसी की धारा बनी थी, लेकिन पुलिस के किस प्रकार के कानून होंगे और पुलिस की किस प्रकार से व्यवस्थाएं चलेगी, उसके जनक के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि आईपीसी की धारा 1861 में जाकर के बन रही है, लेकिन ये है कि उसका आधार जो है यहाँ से तैयार हो गया था। भाई नियम तो बनने लगे थे वहां पे, तो नियम को सूचीबद्ध करके जैसे संविधान बन गया, लेकिन उसकी व्यवस्थाएं तो व्यवहार में पहले से उतर रही थी। ठीक है, तो बस आप इतना ध्यान रखिएगा पॉइंट के रूप में कि भारत में पुलिस व्यवस्था या पुलिस प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, भारत में जो प्रशासन है इसका जनक भी किसे कहा जाता है, इसका जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ठीक है, और प्रशासन का तात्पर्य समझ रहे हैं, जिस सेवा में आप जाना चाहते हैं वो क्या होता है, सब प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये पूरा क्या है, प्रशासनिक जनक के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है, भारत में वैसे पहली बार जो लिखित प्रशासनिक परीक्षा का प्रायोजन हुआ वो कब से हुआ था, भारत में पहली बार जो है वो लिखित परीक्षा, ठीक है, प्रशासनिक पदों के लिए, ये कब से हो रहा है, 1853 से हो रहा है। लेकिन उस समय ये कहां पे होता था, ये ब्रिटेन में होता था। ब्रिटेन में जाकर के वहां पर क्या होता था, एग्जाम देकर के आना पड़ता था। भारत में कब से होने लगा ये लिखित परीक्षा, तो भारत में 1923 से होने लगा। 1923, यही जो यूपीएससी का आप एग्जाम दे रहे हैं, तो 1923 से क्या भारत में ये प्रशासनिक पदों के लिए होने लगा। उस समय क्या बोलते थे, आईसीएस बोलते थे, इंडियन सिविल सर्विस बोलते थे। ठीक है, और प्रथम भारतीय जिसने इस लिखित परीक्षा को पास करके क्या किया है, वो प्रशासनिक अधिकारी बना है। कौन है, सत्येंद्र नाथ। ठीक है, इन्होंने कब किया था, 1800। ठीक है, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो ये 3 फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चूंकि ये प्रशासनिक पदों से जुड़ा हुआ था इसलिए इसको एक ही जगह पर आपको बता दिए हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, तो पुलिस प्रशासन का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस, और प्लस जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उसका जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आप लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस को हल्के में मत लीजिए,
ना। वास्तव में भारत में जो वर्तमान तक में पुलिस और जो राजस्व प्रशासन है, यही तो मुख्य रूप से दो प्रशासन के काम कर रहे हैं आपके। इन दोनों का जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ही है। ठीक है, जा करके इसके मतलब मकबरे पे एक बार माथा टेक आइएगा, इतनी अच्छी व्यवस्था देके गया है ना। तो ये हो गए। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक संहिता जारी किया था। कौन सा संहिता? कॉर्नवालिस संहिता बोलते हैं उसे, कॉर्नवालिस संहिता। संहिता का मतलब क्या होता है? समान नागरिक संहिता की बात करते हैं। तो संहिता का मतलब क्या होता है? किसी भी नियम या विधि को क्या करना, एक जगह संग्रहित कर देना। ठीक है, किसी प्रावधान को एक जगह पर कलेक्ट कर देना। तो अब इन्होंने क्या किया, कुछ नियमों को ला करके एक जगह पर रख दिया, और वो नियम क्या है, चूंकि कॉर्नवालिस ने बनाए थे तो क्या हो गया, कॉर्नवालिस संहिता हो गई। ठीक है, और इस कॉर्नवालिस संहिता के तहत क्या हुआ, कॉर्नवालिस संहिता के तहत क्या हुआ, इन्होंने भारत में प्रशासनिक व न्यायिक व्यवस्था के पृथक्करण की बात की। क्योंकि पहले जो गवर्नर जनरल होते थे वही पूरा क्या थे, न्यायिक प्रणाली भी देखते थे, वही पूरा प्रशासनिक व्यवस्था भी देखते थे, वही पुलिस के भी प्रमुख हो जाते थे, कार्य बहुत ज्यादा था। और प्लस इन्होंने क्या बताया कि जो प्रशासनिक स्तर पे काम होता है और जो न्यायिक स्तर पे काम होता है, दोनों की शक्तियों का क्या होना चाहिए, पृथक्करण होना चाहिए, और पूरा एक दूसरे में हस्तक्षेप का प्रावधान नहीं होना चाहिए। अब कहीं ना कहीं आप देखते हैं तो आपके संविधान में भी इस व्यवस्था को दिया गया कि नहीं दिया गया है? दिया गया है। तो जरा बताएंगे किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? सो गए थे क्या बीच में? किस अनुच्छेद के तहत भारत में प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था का पृथक्करण किया गया है? 50 ना। तो कहीं ना कहीं क्या है, आर्टिकल 50 जो है वो क्या करता है, भारत में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है कि नहीं करता है? तो ये देखिए, जो कॉर्नवालिस ने उस समय सिद्धांत लाके दिया वो इतना महत्वपूर्ण था कि संविधान में भी उस चीज को एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, तो तीन तो बहुत बड़े इसके यहाँ पर आप समझ लीजिए कि व्यवस्थाओं का जनक है ये ना। और एक लंबे समय से, चूंकि आप देख रहे हैं कि मतलब 86 से आ रहा है तो 93 बहुत पहले की बात हो गई, ब्रिटिशर्स के प्रारंभिक स्तर की बात हो गई। उस समय से उसने जो व्यवस्था का या प्रावधान का आप कह सकते हैं इजाद किया था, उसको वर्तमान के समय तक हम लोग लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, देखिए आईपीसी की धारा अभी तक चलती थी, उसका मूल आधार वहीं से तैयार हुआ था। ठीक है, उस समय पहले भी समाप्त किया गया सब। देखिए यहाँ पर तो 3 पॉइंट के रूप में पहला आपने क्या देखा कि ये पुलिस व्यवस्था का जनक है, दूसरा आपने क्या देखा, प्रशासनिक व्यवस्था का जनक है, तीसरा आपने देखा कि प्रशासन व न्यायिक प्रणाली में पृथक्करण की बात करते हैं, और चौथा इन्होंने भारत में कौन सी भू राजस्व की प्रथा लेकर के आए थे? जमींदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा, या इसी को हम क्या कहते हैं, जमींदारी प्रथा, या इसी को स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त किन क्षेत्रों में लेकर के आए थे, किन क्षेत्रों में लाए थे? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्रों में लेकर के आए थे। ठीक है, और आगे क्या है इसमें? इसके अलावा ये ब्रिटिश साम्राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर लगाया गया था? 19%। ये भी बहुत बड़ा काम था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, कहीं ना कहीं उनके राजस्व को लेकर के भी एक कार्य किया था। ठीक है, इसके अलावा और क्या किया था, तो ध्यान रखिएगा 1789 में इन्होंने दास व्यापार पर रोक लगाया था। ध्यान रखिएगा, ये दास प्रथा नहीं है, ये दास व्यापार है। ठीक है, मतलब दासों के जो खरीदने और बेचने का प्रावधान चलता था उस पर पूरी तरह से दास प्रथा का जो समापन होगा वो आगे चल के हम लोग देखेंगे। ठीक है, बेंटिक के समय में। देखिए यहाँ पर तो कॉर्नवालिस से संबंधित आपको कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखने हैं? सबसे पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है कि इसका शासनकाल कितना था।
तो 1786 से लेकर 93 तक है। दूसरा इसका ध्यान रखना है कि ये क्या है, भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक है। तीसरा, प्रशासनिक व्यवस्था का जनक है। चौथा, एक कार्नवालिस संहिता आया था जिसके तहत इसने प्रशासन व न्याय में पृथक्करण की बात किया था। इसके अलावा भारत में जमींदारी व स्थायी बंदोबस्त का भी जनक माना जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो एक सवाल बनता है मैं पूछ लेता हूं कि कौन सा ऐसा बंगाल का गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि भारत में है, भारत के उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है ना। ये भी आपसे एक प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा। किस्मत अच्छी रही तो आप लोग को मिल जाएगा ना। देखिए यहाँ पर अब इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आएंगे, कौन आएगा, जॉन सोर। और जॉन सोर का कितना है, तो ये 1793 से लेकर के कब तक रहेंगे, 1798 तक रहेंगे। ठीक है, और इनके लिए ध्यान रखिएगा, ये बहुत शोर मचाकर तो आए लेकिन किए कुछ नहीं। मतलब इनके समय में अगर आप कहेंगे तो पूरी तरह से इन्होंने क्या किया, हस्तक्षेप का कार्य किया, हस्तक्षेप, और जो जैसी व्यवस्था चल रही थी वैसी व्यवस्था चलने दिया। ठीक है, क्यों, अगर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से हस्तक्षेप शब्द इनके लिए किसके लिए प्रयोग होता है, मैसूर को ध्यान में रख के होता है। अगर आप देखिए तो मैसूर के साथ क्या है, एक युद्ध चल रहा है, एक युद्ध चल रहा है 1790 से 92। कौन सा मैसूर युद्ध था ये, दूसरा था ना, नहीं तीसरा, सॉरी थर्ड, ये थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध था। ठीक है, और उसके अलावा फिर आप देख रहे हैं तो एक हो रहा है 1799, ये कौन सा हो रहा है, फोर्थ हो रहा। इनके आने से पहले और इनके जाने के बाद ना, हाँ, तो तेरे आने का गम तेरे जाने का गम ना, ये सारा गम जो है वो जॉन सोर के बाद ही मिल रहा है, इसीलिए हो गया। अब इसके बाद कौन आ रहे हैं, इसके बाद आएंगे वेलेस्ली। वेलेस्ली 1798 में आ रहे हैं और 1805 तक रहेंगे। ठीक है, अब वेलेस्ली किस लिए प्रसिद्ध है, तो वेलेस्ली प्रसिद्ध है अपने सहायक संधि के लिए। सहायक संधि, तो सबसे पहले तो सवाल उठेगा कि सहायक संधि क्या होती थी। तो सहायक संधि होती थी जिसमें जो देसी रियासत होते थे या राजा होते थे, इनको अपनी सेना रखने का अधिकार नहीं होता था, तो सेना नहीं रख सकते थे। दूसरा इसमें काम क्या होता था, इनके पास जो सेना होती थी वो कैसी सेना होती थी, ब्रिटिश सेना होती थी। तो सेना तो रख सकते थे लेकिन अपनी सेना नहीं रख सकते थे, ब्रिटिश सेना रख सकते थे। ठीक है, तो ब्रिटिश सेना होती थी। तीसरा इसमें क्या था कि जो ब्रिटिश सेना थी इसका खर्च जो है वो किसे उठाना पड़ता था, वो उस राजा को उठाना पड़ता था जिसके सहायक संधि को स्वीकारा है। ठीक है, इसके अलावा क्या था, जो ब्रिटिश सेना का खर्च है अगर वो नहीं दे पाते थे तो इनको अपने भूभाग को भी क्या होता था, वो देना पड़ता था। इसके अलावा क्या था कि यहाँ पर जो राजा होते थे इनके यहाँ एक ब्रिटिश अधिकारी भी नियुक्त किया जाता था, ब्रिटिश अधिकारी भी नियुक्त किया जाता था। ठीक है, तो यानी प्रशासनिक दृष्टिकोण से आप उसे कह सकते हैं एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर जो सहायक संधि स्वीकार करने वाले क्षेत्र रहे हैं उनमें कौन कौन रहा है, तो सबसे पहले 1798 में, 1798 किसने स्वीकारा था, हाँ, निजाम मराठा के नहीं थे, निजाम कहाँ के थे, हैदराबाद के थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैदराबाद, तो पहला हो जाएगा हैदराबाद। फिर 1799 की बात करते हैं, यहाँ पर कौन थे 1799, तो एक आप देखेंगे तंजौर है और दूसरा 1799 में ही क्या हो रहा है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा है। तो आंग्ल मैसूर युद्ध भी आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि वेलेस्ली के समय में हो रहा है, चौथा वाला। ठीक है, तो फिर 1799 में क्या था, एक मैसूर था, हालांकि मैसूर ने स्वीकारा नहीं था, बाद में टीपू सुल्तान की मृत्यु के पश्चात से क्या किया जा रहा है, फिर उसके ऊपर थोप दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अंततः तो सहायक संधि लागू हो ही गई उसके ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, तो 1801 में क्या है, अवध है, तो 1801 में अवध का क्षेत्र आ गया
और फिर क्या है 1802 में कौन है, पेशवा। तो 1802 में पेशवाओं को इसको लेना पड़ा। ठीक है, तो वेलेजली से संबंधित इतनी बातें, मुख्य रूप से वेलेजली किस लिए जाने जा रहे हैं, अपने सहायक संधि के लिए जाने जा रहे हैं। और जितने भी घटनाक्रम आप देख रहे हैं वो सभी किससे जुड़े हुए हैं, सहायक संधि से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या 1803 से लेकर 1805 के बीच में कोई युद्ध हो रहा है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा है। ठीक है, तो 1803 से 1805 और इनका शासनकाल कितना है 1798 से 1805। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में होगा, वो भी इनके समय में हो जाएगा। ठीक है, युद्ध वाला तो वैसे भी अगर आप युद्ध को याद रखें और बाकी सभी गवर्नर जनरल का काल याद रखेंगे तो आप उसको मैचअप कर ले जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद कौन आ रहे हैं, जॉर्ज बार्लो। कितने समय के लिए हैं, पतला हो गया मेरा मार्कर, कितने समय के लिए हैं, 2 साल के लिए थे। तो 1805 से 7, इनके समय कुछ विशेष नहीं है, बस आपको इनका नाम याद रखना है कि क्रम में ये आ रहे हैं। उसके बाद कौन आएंगे, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो प्रथम के नाम से भी नहीं जाना जाता है क्योंकि बाद में द्वितीय आएंगे। ठीक है, और ये कितने समय के लिए आएंगे, तो ये आएंगे 1807 से 1813। ठीक है, अब इनके समय में क्या हो रहा है, इनके समय में कोई ऐसा घटनाक्रम जो आपने इतिहास के दृष्टिकोण से पढ़ा हो, 1809 क्या हुआ था, इस समय अमृतसर की संधि हो रही है। ठीक है, तो अमृतसर की संधि राजा रणजीत सिंह के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अमृतसर की संधि के लिए बस इनको जान सकते हैं आप। ठीक है, अब इसके अलावा हम लोग बात करें तो इनके बाद कौन आएंगे, अब इसके बाद आएंगे, देखिए जो आपने देखा था पहले वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, और अब दूसरे कौन हो जाएंगे, अब दूसरे हो जाएंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स। और लॉर्ड हेस्टिंग्स का कितना चलेगा, 1813 से लेकर के 10 साल तक रहेंगे, 23 तक के लिए। ठीक है, अब इनके समय में क्या क्या हो रहा है, लॉर्ड हेस्टिंग्स क्या क्या होगा इनके समय में है? हाँ, एक तो यहां पर होगा नेपाल का युद्ध हो रहा है, तो नेपाल से युद्ध हो रहा है। और उसी नेपाल से युद्ध के दौरान क्या हो रहा है, संगोली की संधि हो रही है। और संगोली की संधि कब हो रही है, तो नेपाल का युद्ध कब चला था, 1814 से 16, ये हो जाएगा 14 से 16। और इस युद्ध के पश्चात क्या है, तो भारत में तमाम ऐसे क्षेत्र आकर जुड़ गए जहां पर आप भी जाइए, घूमिए और पर्यटन का आनंद लीजिए। नैनीताल, मसूरी, देहरादून, ये उत्तराखंड जो उत्तरांचल क्षेत्र है मुख्य रूप से ना, तो जो कुमायूं का क्षेत्र है, कुमायूं हिमालय का क्षेत्र, वो सब आकर के जुड़ गया। ठीक है, इसके अलावा इनके समय में और क्या हो रहा था, हाँ अब आप देख रहे हैं एक युद्ध जो हो रहा है वो क्या 1816 17 कौन सा है, अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा है। अच्छा, अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा है तो यहाँ पर सिर्फ युद्ध ही नहीं, युद्ध के निष्कर्ष पर भी आप जा सकते हैं। जैसे पेशवा का पद समाप्त हो गया, पेशवा का पद समाप्त हो गया, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को कानपुर उठाकर भेज दिया गया, उनको पेंशनर बना दिया गया। और यहाँ पर क्या था, जो मराठा था, जब उनको मतलब पेशवा जो थे उनको समाप्त कर दिया गया, तो मराठाओं के मूल जो उत्तराधिकारी थे उनके वंशज में से एक को लाकर रख दिया गया, प्रताप सिंह को, प्रताप सिंह, इनको लाकर रख दिया गया। ठीक है, इसके अलावा एक काम और क्या हो रहा है इनके समय में, पिंडारियों का दमन हो रहा है। ठीक है, पिंडारी कौन थे, तो ये दक्षिण भारत के क्षेत्र मुख्य रूप से
महाराष्ट्र वगैरह के क्षेत्र में क्या थे, ये एक तरह से उपद्रवी लोग थे जो लूटपाट की नीति करते थे। तो पिंडारियों का दमन, पिंडारियों का दमन, ठीक है। तो पिंडारी लोग कौन थे, ये एक तरह से उपद्रवी और लूटपाट वाले लोग थे, लूटपाट करते थे। हाँ, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, ठीक है, मराठाओं का जो क्षेत्र था, ठीक है। अब यही पिंडारियों के जो प्रमुख नेता थे तो उसमें कौन थे, तो एक चीतू खां थे, एक वासिल मोहम्मद थे, एक करीम खां थे, एक अमीन खां थे। तो ये कुछ प्रमुख नेता है जिनका जिक्र आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद कौन आ रहे हैं, अब आ जाएंगे अंतिम, कौन आएंगे, लॉर्ड एम्स्टर्न। अब ये कब तक रहेंगे, तो वो 23 तक थे, तो ये 1823 से लेकर के 28 तक रहेंगे, 1823 से 1828 तक, ठीक है। अब जब हम लोग यहाँ बात करते हैं 1823 से 1828 तक, तो इस बीच का घटनाक्रम क्या रहेगा, हाँ, तो एक ही घटनाक्रम है आंग्ल वर्मा युद्ध का। आंग्ल वर्मा युद्ध कब तक चला था, 24 से 26, तो 1824 से 26 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और क्या देखने को मिलेगा, जब 26 हो रहा था यहाँ पे एक संधि हो जाएगी ना, कौन संधि, यांडबू की संधि। तो चूंकि संधि के नाम से ज्यादा पूछ लेता है, तो यांडबू की संधि किसके समय में हो रही है, वो भी हो रही है एम्स्टर्न के समय में, ठीक है। अब इसके बाद 28 के बाद कौन आता है, तो आ जाएंगे विलियम बेंटिक, ठीक है। लेकिन है क्या, एक 1833 का चार्टर एक्ट आ जाएगा, और 1833 के चार्टर एक्ट के बाद क्या होगा, अब ये जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे इनके पद को क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जब इनका शासनकाल देखेंगे तो ये क्या 1828 से लेकर 35 तक रहेंगे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को अगर हम लोग देखें तो इनका आधा शासनकाल कहाँ जा रहा है, वो मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में जा रहा है, और आधा शासनकाल कहाँ चला जा रहा है इनका, वो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में। तो उनको हम लोग प्रथम भारत के गवर्नर जनरल के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब बेंटिक के बाद की जो बातें होंगी वो फिर हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए क्रम, क्रम में स्टार्ट करते हैं हम लोग कहां से, क्लाइव से। तो पहला कौन था, रॉबर्ट क्लाइव थे। उसके बाद कौन आए थे, उसके बाद हॉलवेल आए थे। हॉलवेल के बाद कौन आ रहा था, वेंसीटार्ट आ रहे थे। फिर कौन आ रहे थे, फिर से क्लाइव आ रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आ रहे थे, वेरेलस्ट आ रहे थे। क्योंकि मैं बता रहा हूं तो हो सकता है डेट भी आपके दिमाग में चल रहा, कौन कौन सा सन था, नहीं चल रहा होगा तो बाद में चलाइएगा दिमाग में, ठीक है। तो फिर वेरेलस्ट थे। वेरेलस्ट के बाद कौन आया, कार्टियर आ गए थे। कार्टियर के बाद कौन आया, वॉरेन हेस्टिंग आ गए थे। वॉरेन हेस्टिंग के बाद कौन आया, कॉर्नवालिस आ गए। कॉर्नवालिस के बाद कौन आया, कॉर्नवालिस के बाद जॉनसोर आ गए। फिर कौन आ गए, वेलेजली आ गए। फिर कौन आ गए, हाँ, फिर वहां पर बार्लो आ गए थे, ठीक है। फिर कौन आए, मिंटो आए। फिर कौन आया, लॉर्ड हेस्टिंग आ गए। फिर लॉर्ड हेस्टिंग के बाद कौन आ गए, फिर एम्स्टर्न आ गए। अब इसको याद करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि पहले तो आप उनका शासनकाल ध्यान रखिए जो प्रमुख है। जैसे मान लेते हैं क्लाइव को आपको पता है, ठीक है। उसके बाद शुरू में तो कोई ऐसा बहुत महत्वपूर्ण आ नहीं रहा है, छोटे छोटे हैं, आप पहले चरण वालों को याद कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए तो आप कहीं वॉरेन हेस्टिंग 72 से 85 आपको पता होना चाहिए, कुछ पता हो चाहे ना हो, क्योंकि भाई वो द्वैत शासन समाप्त कर रहा है, बहुत बड़ा काम हो रहा था वहां पर, ठीक है। उसके बाद कॉर्नवालिस का आपको पता होना चाहिए कितना है, 86 से 93 है। फिर बीच का भूल गए कोई बात नहीं, वेलेजली का पता होना चाहिए कि वो 1798 से लेकर क्या है 1805 तक है, क्योंकि बड़े बड़े हैं ना, इनका बार बार आप जिक्र सुन रहे हैं, तो जहां जब दिख रहा है वहीं उनका शासनकाल देख लीजिए। तो ऐसे में ये समझ में आ जाएगा, अच्छा जो कॉर्नवालिस था वो 93 तक था, फिर तो 98 तक हर हाल में वेलेजली को आना है,
तो इसके बीच में जो होगा वो कहीं ना कहीं इसी के बीच में अटका होगा। ठीक है, फिर जब आप इसको देख लेते हैं तो ऐसे फिर आप देखिए उसके बाद कौन आ रहा है बड़ा, कोई बहुत प्रमुख तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग को देख लीजिए, क्योंकि उसका नाम क्या है, पहली बात तो वॉरेन हेस्टिंग से जुड़ा हुआ है, तो लॉर्ड हेस्टिंग आपको याद करने में आसानी रहेगी। दूसरी, शासनकाल भी लंबा है, 13 से 23 तक जा रहा है। तो जब 2-3 खंडों में कर लेते हैं तो पहले एक खंड को पढ़िए, उसके बीच के लोगों को पढ़िए, फिर दूसरे खंड को पढ़िए, फिर आप एक क्रम में आएंगे तो आपको अपने आप चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए इसके आगे की बात हम लोग कल करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं करंट का।